नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, कहा जनता से बढ़ी हुई लागत वसूल रही है भाजपा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सोनिया गांधी का बड़ा हमला, बोली कई राज्यों में चल रहा है भाजपा का विभाजनकारी एजेंडा और हम डरेंगे नहीं। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना काल में माता पिता को खोने वाले बच्चों की शिक्षा और संपत्ति का क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी, आज भी कोई राहत नहीं, पटना से मुंबई तक डीजल 100 के पार। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि संसद भवन में जब आमने सामने हुए चिदम्बरम और अमित शाह, कैसा था दोनों का अंदाज, आपको बताएंगे दोस्तों। हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को लगातार बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये एक कंपनी बन गई है जो बढ़ी हुई लागत का पैसा जनता से वसूल कर रही है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि आज के महंगाई के दौर में कंपनियां बढ़ती हुई लागत जनता से वसूल रही हैं और अपना लाभ कम नहीं कर रही हैं। लोकतंत्र में सरकार की भूमिका राज करने की नहीं, बल्कि ऐसी नीतियां बनाने की होती है जो जनहित के लिए नियंत्रण रखे और जिससे कोई जनता का शोषण उत्पीड़न ना कर सके। भाजपा एक कंपनी बन गई है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा एक कंपनी बन गई है? कमेंट करके जरूर बताइए। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक समाचार रिपोर्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग राइज इन इंडिया एज कंपनीज पास ऑन हायर प्राइसेस को भी टैग किया है। बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को एक बार फिर 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनिया गांधी का बड़ा हमला, बोली कई राज्यों में चल रहा है भाजपा का विभाजनकारी एजेंडा, हम डरेंगे नहीं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार सुबह कांग्रेस संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता की और संसद में हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बात हुई। सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं को एकजुट रहने को कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए आगे की राह पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के लचीलेपन की भावना की कड़ी परीक्षा हो रही है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी देश में विभाजनकारी एजेंडा चला रही है। सभी राज्यों में इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। एजेंडे को पूरा करने के लिए भाजपा जबरन इतिहास के साथ छेड़खानी कर रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि भाजपा और उसके नेताओं का विभाजनकारी और ध्रुवीकरण का एजेंडा कई राज्यों में चल रहा है और हम सभी को एक साथ खड़े होकर नफरत वाली ताकतों का सामना करना होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना काल में माता पिता को खोने वाले बच्चों की शिक्षा और संपत्ति का क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट। जी दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की संपत्ति सुरक्षित रखने और पढ़ाई सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने यह भी कहा कि बच्चों के माता पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति की जानकारी बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड की जाए। शीर्ष अदालत ने कहा है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनका पड़ोस के स्कूलों में एडमिशन कराया जाए। शीर्ष अदालत ने राज्यों को स्टेटस रिपोर्ट दायर करते हुए ऐसे बच्चों की शिक्षा की स्थिति बताने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव के नेतृत्व वाली बेंच ने राष्ट्रीय बाल आयोग की तरफ से दायर स्थिति रिपोर्ट में की गई मांगों को देखने और न्याय मित्र एवं वकील गौरव अग्रवाल की दलीलें सुनने के बाद दिए हैं। अदालत कोरोना में माता पिता को खोने वाले बच्चों की देखरेख, शिक्षा आदि से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी। पिछली तारीख पर बाल आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल करते हुए ऐसे बच्चों की संपत्ति सुरक्षित करने और संपत्ति पर देनदारियों के संबंध में ध्यान दिए जाने के जिलाधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी, आज भी कोई राहत नहीं, पटना से मुंबई तक डीजल भी 100 के पार। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं और आज भी इसमें कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली से पटना तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम 80-80 पैसे बढ़ा दिया है।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 सप्ताह में 13वीं बढ़ोतरी हुई है और अब देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों में पेट्रोल 103 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया है। वहीं डीजल भी शतक लगा रहा है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 104 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल का दाम 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो गया है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में डीजल सबसे महंगा यानी कि 106 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है और वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल का दाम सबसे ऊंचा यानी 122 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में ही 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, नहीं होगा बदलाव। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है और यहाँ फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। कमलनाथ राज्य छोड़कर केंद्र की राजनीति में नहीं जाएंगे। 2023 का विधानसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी वही होंगे। भोपाल में सोमवार को हुई पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। इस बैठक में दिग्विजय सिंह सहित प्रदेश के सभी क्षत्रप मौजूद थे और सबने सर्वसम्मति से कमलनाथ के नाम पर मुहर लगाई। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से जारी है। बीजेपी और कांग्रेस जी जान से जुट गए हैं और इसी सिलसिले में भोपाल में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि चुनाव पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और इसी के साथ कमलनाथ के केंद्रों में जाने या पीसीसी चीफ का पद छोड़ने की अटकलें पर भी विराम लग गया है। बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन किए जाएंगे और हर 15 दिनों में दिग्गजों की बैठक होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भगवंत मान की सरकार का एक और बड़ा फैसला, पंजाब में होगा एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन। जी हां दोस्तों, पंजाब में अपराध पर लगाम लगाने के लिए सीएम भगवंत मान ने बड़ा फैसला लिया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया है कि राज्य में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। पंजाब सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को एडीजी रैंक का अधिकारी हेड करेगा। वहीं मंगलवार सुबह भगवंत मान की ओर से राज्य में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाने को लेकर एक अहम बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक के बाद सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राज्य में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया गया है और एडीजी रैंक का अधिकारी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को हेड करेगा। बता दें कि भगवंत मान के सीएम पद की शपथ लिए हुए 20 दिन का समय हो चुका है और पहली बार आम आदमी पार्टी की से पूरे राज्य में सरकार बनी है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ही राज्य में अपराध से जुड़ी हुई घटनाएं ज्यादा चर्चा में आ गई थी। कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सीएम भगवंत मान पर सवाल उठाए जा रहे थे और इन्हीं बातों को देखते हुए पंजाब सरकार ने इस संबंध में बड़ा फैसला लिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि बिहार से आ रही है। नीतीश कुमार कब पद छोड़ने वाले हैं? कांग्रेस के वरीय नेता ने सीएम के सीक्रेट प्लान का कर दिया पर्दाफाश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बोचहा विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर इन दिनों गहमा गहमी तेज है। चुनाव प्रचार को लेकर विभिन्न दलों के नेता यहां पहुंच रहे हैं और इस दौरान तरह तरह के दावों और प्रतिदावों सुनने को मिल रहे हैं और इसी क्रम में मुजफ्फरनगर पहुंचे कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने बताया कि सीएम नीतीश कुमार एक सीक्रेट प्लान पर काम कर रहे हैं। उन्होंने संभावना प्रकट की है कि बिहार विधानसभा उपचुनाव संपन्न होने के बाद सीएम इस पर अमल कर सकते हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बिहार में होने वाले संभावित बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का आह्वान किया। इतना ही नहीं, उन्होंने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच हुए विवाद के संदर्भ में भी अपनी बातों को विस्तार से रखा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से वर्तमान बिहार सरकार की विफलता को लेकर जनता के बीच जाने का आह्वान किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि बिहार से आ रही है। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले बीजेपी के किसी नेता में काबिलियत नहीं है। जहां दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम तथा भारतीय जनता पार्टी के नेता तारकिशोर प्रसाद की तरफ से प्रदेश में योगी मॉडल को लेकर दिए गए बयान पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सीएम चेहरा ही नहीं, क्योंकि यहाँ के दोनों डिप्टी सीएम स्वयं को काबिल नहीं समझते। भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि तारकिशोर प्रसाद के बयान ने ये साबित कर दिया कि उनके नेताओं में सीएम पद की या काम करने की काबिलियत नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के पास बिहार के लिए सीएम का कोई चेहरा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने साबित कर दिया है कि सीएम बनकर काम करने की काबिलियत किसी में नहीं है और इसका मतलब है कि भाजपा में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राज्यसभा में हंगामा, कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के मुद्दे पर सोमवार को राज्यसभा में तमाम विपक्षी दलों के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया और इसकी वजह से उच्च सदन की कार्रवाई 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। और 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, पीठासीन उपसभापति सस्मित पात्रा ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का नाम पुकारा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा सदन में भी हो रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईंधन की कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया हमला, कहा यह है प्रधानमंत्री मोदी की जन धन लूट योजना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री जन धन लूट योजना है। उन्होंने मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर और ट्रक के पेट्रोल टैंक फुल कराने की मौजूदा कीमत की तुलना 2014 के समय की कीमत से करते हुए एक ग्राफ भी ट्विटर पर साझा किया और राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन लूट योजना है ये। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में अब हर सुबह अपने साथ उमंग नहीं बल्कि महंगाई की उदासी लेकर आती है। ईंधन लूट की नई किस्त में आज सुबह भी पेट्रोल और डीजल के दामों में 40 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। सीएनजी भी 2.5 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को वोट मतलब महंगाई को जनादेश। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सोमवार को एक बार फिर 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। 2 सप्ताह से भी कम समय में पेट्रोल की कीमत में कुल 8 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की तरफ से जारी मूल्य संबंधी अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर अब 103 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 95 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरएसएस या बीजेपी के दबाव की वजह से पीएम मोदी की बोलती है बंद। करौली की घटना को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 अप्रैल को करौली में धार्मिक जुलूस के दौरान हुए पथराव का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि एनडीए की सरकार बनने के बाद एक बार फिर लिंचिंग की घटना हुई है और इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो लिंचिंग करने वाला असामाजिक तत्व है। सीएम गहलोत ने कहा कि पीएम के उस बयान का देश ने स्वागत किया था, लेकिन आरएसएस या भाजपा का उन पर दबाव पड़ा होगा और इसके बाद से उनकी बोलती बंद हो गई है और उसके बाद से वो नहीं बोले हैं कुछ। राजस्थान के सीएम ने कहा कि पीएम को आगे आना चाहिए और हिंसा की निंदा करनी चाहिए, भले ही इसके लिए कोई भी जिम्मेदार हो। कानून व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी असामाजिक हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। गहलोत ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करें और हिंसा की निंदा करें। देश में कानून का राज रहे और सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की है। वो देश में शांति स्थापित करने की अपील करें और वो कहें कि वो हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर ममता का केंद्र पर निशाना, बोली सीबीआई ईडी का इस्तेमाल की बजाय पीएम बुलाएं सर्वदलीय बैठक। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईंधन की आसमान छूती कीमतों को लेकर सोमवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मौजूदा आर्थिक समस्याओं के समाधान के उपाय तलाशने के लिए केंद्र से एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी। ममता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने गैर भाजपा शासित राज्यों में भगवा दल द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से ध्यान भटकाने के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि की है। राज्य सचिवालय में बातचीत में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि वृद्धि से निपटने के लिए केंद्र के पास कोई योजना नहीं है और इस संकट के लिए भाजपा जिम्मेदार है और ये उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत के बाद देश के लिए उसका रिटर्न गिफ्ट है। ममता बनर्जी ने कहा कि विरोधी दलों के खिलाफ सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने के बजाय केंद्र को मौजूदा आर्थिक समस्याओं का हाल तलाशने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में नीतीश सरकार फिसड्डी। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा, बेकार पड़े हैं अरबों रुपए। जी हां दोस्तों, गंगा की सफाई के लिए केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना में बिहार सरकार फिसड्डी साबित हुई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बिहार सरकार ने फंड के बड़े हिस्से का अब तक इस्तेमाल ही नहीं किया है। राजधानी पटना में सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ये पैसा आवंटित किया गया था। दोस्तों,
दोस्तों, बिहार विधानसभा में हाल ही में रखे गए सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस योजना के तहत 4 वित्त वर्ष में 684 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करना था, लेकिन बिहार स्टेट गंगा रिवर कंजर्वेशन एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट सोसाइटी की ओर से इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि ऑडिट से पता चलता है कि 2016-17 से 19-20 के बीच केवल 16 से 50% फंड का ही इस्तेमाल किया गया है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने पिछले फंड का इस्तेमाल सुनिश्चित किए बिना अगली किस्त जारी कर दी है, जिससे BGCMS के सेविंग अकाउंट में 683.10 करोड़ रुपए बेकार पड़े रहे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा पीड़ित मां ने बीजेपी ऑफिस के बाहर आग लगा ली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी दफ्तर के बाहर पीड़ित मां का न्याय की गुहार लगाते हुए खुद को आग लगा लेना बेहद दुखद है। एटा में कर्ज से डूबा किसान खुदकुशी के लिए मजबूर हो गया है। कानपुर देहात में खेत में मिट्टी का खनन होने से परेशान किसानों ने भी आत्महत्या का रास्ता चुना है। ये बीजेपी राज में कानून व्यवस्था का हाल है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की पिछली सरकार में 5 लाख नौकरियां दिए जाने का दावा किया गया था, जिसका डाटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है और किसी को नहीं मालूम कि किसको कहां नौकरी मिले। अब भाजपा सरकार 100 दिन में 10,000 नौकरियां देने का वादा कर रही है और इनकी करनी और कथनी को सभी ने देखा है। भाजपा सरकार की नई घोषणाएं महज झांसा हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं की नौकरी रोजगार के प्रति भाजपा सरकार पूरी तरह संवेदन शून्य है। बेरोजगारों के कारण नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर हैं और मेरठ में बीजेपी नेता के गुंडों का एक गरीब वेज बिरयानी वाले की लाचारी का फायदा उठाकर उसकी रोजी रोटी को तहस नहस कर देना सरकार के जंगल राज का प्रतीक है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान और सरकार के बीच फिर तकरार, अब SKM ने ठुकराई समिति से जुड़ी ये पेशकश। जी दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार की प्रस्तावित समिति में शामिल होने की पेशकश को ठुकरा दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार ने लिखित के बजाय फोन कॉल पर आमंत्रण भेजा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया था। साथ ही उन्होंने किसानों की मांग को लेकर एक समिति का प्रस्ताव भी दिया था, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने 13 महीने लंबे आंदोलन को खत्म कर दिया था। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि कुछ भी लिखित में नहीं था। एक फोन कॉल आया जिसमें हमें 2 सदस्यों को नामित करने के लिए कहा गया। ये अड़ियल रवैया है। SKM के अनुसार 22 मार्च के कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने किसान नेता युद्धवीर सिंह को कॉल किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के आदेश पर गठित होने वाली समिति के लिए 2-3 नाम मांगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी का आंतरिक सर्वे में दावा, गुजरात चुनाव में उसे 58 सीटें होंगी और बीजेपी भी ये मान रही है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने गुजरात में नजरें गड़ा दी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अहमदाबाद में 2 दिन पहले रोड शो भी किया था। अब आम आदमी पार्टी एक आंतरिक सर्वे के आधार पर दावा कर रही है कि इस साल दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में गुजरात में लगभग 58 सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर संदीप पाठक ने सोमवार को बताया कि ये सर्वेक्षण पार्टी की अपनी एजेंसी के माध्यम से सही तरीके से किया गया है। सर्वे के अनुसार पार्टी को कांग्रेस से असंतुष्ट ग्रामीण मतदाताओं और शहरी क्षेत्रों में निचले और मध्यम वर्ग के मतदाताओं से वोट मिलने की संभावना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। झूठे विज्ञापनों और भाषण से कब तक छुपाएगी नाकामियां, अखिलेश यादव का भाजपा पर निशाना। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की दूसरी पारी में भी प्रदेश को अपराध प्रदेश बनाने की प्रक्रिया चालू है। भाजपा प्रदेश में अराजकता और अव्यवस्था को इसलिए बढ़ावा देती है ताकि लोग असुरक्षा में तनावपूर्ण जिंदगी जीने को बाध्य हो जाएं। अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा कि गाजियाबाद, बुलंदशहर, आगरा में दिन दहाड़े लूट की घटनाएं हो रही हैं। झूठे विज्ञापनों और भाषणों से भाजपा नाकामियां ढकने का काम कर रही है, लेकिन सच को कब तक छुपाएंगे। जनता जानती है कि सत्ता संरक्षित अपराधी ही जब खुलेआम वारदातों को कर रहे हैं तो उन पर लगाम कौन लगाएगा। लॉकर तक से चोरी हो रही है। अब जनता बैंक लॉकर में रखे जरूरी कागजात और जेवर की सुरक्षा को लेकर भी
बेहद चिंतित है। गाजियाबाद में पुलिस की नाक के नीचे पंजाब नेशनल बैंक में हुई लूट 60 की घंटी बजा रही है और बैंक से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित कोतवाली स्थित है दोस्तों, और फिर भी 20 मिनट देरी से पुलिस पहुंची। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि गुजरात से आ रही है। भाजपा कांग्रेस में पोस्टर वॉर। यहाँ पर बीजेपी ने बनाया कमल का निशान तो कांग्रेस ने उस पर लिख दिया सिलेंडर का दाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में इस साल चुनाव होना है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अभी से ही चुनाव प्रचार की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत गुजरात के सौराष्ट्र के राजकोट, जूनागढ़, जामनगर और कच्छ में बीजेपी ने दीवारों पर कमल के चित्र बनाए और साथ ही भाजपा भी लिख दिया। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि इसका जवाब दिया है कांग्रेस ने। भाजपाइयों ने इन शहर में अलग अलग दीवारों पर लिखे गए स्लोगन के बाद कांग्रेस ने इन्हीं दीवारों पर रसोई गैस सिलेंडर का चित्र बनाकर अनोखा विरोध जताया है। कांग्रेस ने लाल रंग से रसोई गैस के सिलेंडर का चित्र बनाया और कांग्रेस ने सिलेंडर पर लिखा 350 का गैस सिलेंडर 1050 रुपए में। बता दें कि गुजरात में भाजपा पिछले 27 साल से सत्ता में है। ऐसे में बीजेपी ने अपने प्रचार की शुरुआत इसी तरह दीवारों पर कमल के फूल का चित्र बनाकर उसके नीचे भाजपा लिखकर किया। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस पिछले कुछ दिनों में महंगाई को लेकर लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस ने यूथ विंग के जरिए जहां सौराष्ट्र में बीजेपी ने चुनाव चिन्ह कमल बनाया तो वहीं कांग्रेस ने विरोध के तौर पर महंगाई दर्शाता गैस सिलेंडर बना दिया।